अब बाद में वेट कर ले। इसके बाद उदाहरण में लिया जाए, जैसे उदाहरण के एग्जाम्पल में आता है, जैसे एक अबोध बालक जलते हुए दीपक को बार बार छूने की चेष्टा करता है, पकड़ने की कोशिश करता है, लव से हाथ पीछे खींच लेता है। ऐसी प्रक्रियाएं देखने को मिली हैं। तो इस तरह से यह अधिगम एक शब्द ऐसा है जो यह स्पष्ट करता है कि एक एग्जाम्पल के आधार पर जिस तरह दीपक टिमटिमाता है और बालक उस दीपक को पकड़ने की चेष्टा करता है, पकड़ता है, परंतु दीपक का, जलते हुए दीपक का जो लौ लगता है उसके हाथ में, वह हाथ को पीछे कर लेता है। इस प्रकार की चेष्टाएं उत्पन्न होती है, अधिगम का उदाहरण है। इनके बाद अधिगम के उदाहरण में दीपक प्लस बालक, विभिन्न परिभाषाएं इस प्रश्न को सत्यापित करती हैं। जैसे में पहला वैज्ञानिक वर्डबूथ वुडवर्थ के अनुसार वुडवर्थ वैज्ञानिक ने अपने मतानुसार लिखा और स्पष्ट किया कि सीखना विकास की एक प्रक्रिया है। उन्होंने अपने प्रश्नों में दिया कि सीखना एक विकास की प्रक्रिया है, विकास की प्रक्रिया है। इसी के साथ जर्मन वैज्ञानिक स्किनर ने इसी अधिगम शब्द को सत्यापित किया। तो स्किनर ने अपने शब्दों में लिखा, वैज्ञानिक स्किनर ने इसी शब्द को दिया कि सीखना व्यवहार में एक उपरोक्त संसाधन की प्रक्रिया है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि सीखना व्यवहार में उपरोक्त सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। उन्होंने सीखने पर सामंजस्य की प्रक्रिया है। तो स्किनर वैज्ञानिक ने यह अपने वर्ड में कहा कि सीखना व्यवहार में उपरोक्त सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। किसी कार्य को सीखने के लिए, किसी भी कार्य को करने के लिए एक प्रकार की वैकल्पिक सोच होती है और उस सोच के अंतर्गत उस असमंजस में प्रश्न हमारा होता है कि क्या इस कार्य को हम करने में सफल होंगे, क्या इस कार्य में सफल होने में कठिनाइयां होंगी, इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, क्या हमारा कार्य निरर्थक और सार्थक सत्यापित होगा, क्या इस कार्य का सत्यापन संभव होगा या असंभव होगा। इस तथ्यों पर हमारा जो है असमंजस प्रक्रियाएं शुरू होती हैं। तो स्किनर वैज्ञानिक ने इस शब्द को दिया कि सीखना सामंजस्य की एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में उन्होंने यह स्पष्टीकरण किया। दूसरा प्रश्न है, जेके गिलफोर्ड, रूस के वैज्ञानिक जेके गिलफोर्ड ने इसी शब्द को दिया, जेके गिलफोर्ड।
जेके गिलफोर्ड वैज्ञानिक ने इसी प्रश्न को कहा कि व्यवहार में सीखना, व्यवहार में परिवर्तन ही सीखने की प्रक्रिया है। उन्होंने दिया कि व्यवहार में सीखने की प्रक्रिया एक परिवर्तन की प्रक्रिया है, जिसमें जेके गिलफोर्ड ने अपने मत को प्रकट किया कि मनुष्य के, प्राणी के प्रत्येक व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वही परिवर्तन सीखने की एक प्रक्रिया सत्यापित होती है। जैसे उठने बैठने, कार्य करने, चलने फिरने, अन्य कार्य ऐसे हैं, समस्त जीवन के समस्त कार्य उसी में लिप्त होते हैं जो मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन लाता है, और परिवर्तन ही सीखने की मूल जड़ होती है। यह अधिगम शब्द का संकेतक होता है। तो इसी तरह से काल्विन वैज्ञानिक ने इसी सीखने की प्रक्रिया को, इसी अधिगम को अपने मतों अनुसार ये सत्यापित किया, जिसमें उन्होंने कहा पहले में निर्मित व्यवहार के अनुबंधों अर्थात अनुभवों द्वारा हुए परिवर्तन को अधिगम कहा गया। उन्होंने स्पष्ट कहा, इस प्रश्न को परिभाषा के माध्यम से सत्यापित किया कि पहले से निर्मित व्यवहार, प्रत्येक मनुष्य, प्राणी या जंतु प्राणी में जो पहले से निहित व्यवहार होते हैं, जो पहले से निर्मित होते हैं, उस व्यवहार के अनुभव में, अनुभव के द्वारा हुए कुछ भी परिवर्तन यदि होते हैं तो अधिगम का रूप होता है। वही अधिगम के सीखने की प्रक्रिया होती है। इसी को उन्होंने स्पष्टीकरण किया, पहले से निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा हुए परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। इस तरह से यह वैज्ञानिकों ने अपने मत को एक एक करके इस प्रस्ताव को सत्यापित किया और अधिगम को सत्यापित किए। अब आते हैं प्रश्न अगले हमारे, सीखने के क्या नियम होते हैं। प्रश्न खड़े होते हैं कि जीवन में सीखने के नियम, सीखने के नियम होते हैं। अमरोहा से अनुपम, गुड कमेंट। देखें, सीखने के ईयल थॉर्नडाइक, वैज्ञानिक का नाम है ईयल थॉर्नडाइक, वैज्ञानिक ईयल थॉर्नडाइक ने सीखने की प्रक्रिया को, अधिगम के प्रक्रिया को 5 भागों में बांटा, जिसमें प्रमुखतः 2 भाग आए। पहला मुख्य नियम, जिसमें प्राइमरी लॉ कहते हैं। नंबर 1 प्राइमरी लॉ, प्राइमरी लॉ के अंतर्गत आने वाले, प्राइमरी लॉ के अंतर्गत आने वाले 5 नियम हैं। इन नियमों को आइए हम बारी बारी से देखते हैं। नंबर 1 तत्परता, तत्परता, तत्परता का नियम। तत्परता का नियम क्या है कि लाइफ में, जीवन में किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी कार्य को करने के लिए जो लगनशीलता आती है और उस लगनशीलता को निरंतर करते रहते हैं,
और उस कार्य को करने के लिए सदैव तत्पर होते हैं, सदैव तैयार रहते हैं, ऐसी प्रक्रियाओं को तत्परता का नियम कहा गया। तो प्रत्येक प्राणी जगत में यह प्रक्रिया सदैव निहित होती है और वह निहित व्यवस्था तत्परता का नियम कहलाती है। इसलिए यह कहा जा सकता है सीखने के नियम में ईएल थॉर्नडाइक ने इस नियम को दिया। प्राइमरी लॉ में उन्होंने लिखा कि तत्परता का नियम का अर्थ होता है कि मनुष्य के प्रत्येक जीवन में, प्रत्येक काल में निरंतर जीवन कहा जाता है। विकास किसे कहते हैं? जीवन की प्रक्रियाएं संतत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया विकास कहलाती है। उसी तरह से अधिगम तत्परता का नियम है कि निरंतर तत्पर कार्य को करते रहना ही तत्परता का नियम कहलाता है। दूसरा, ईएल थॉर्नडाइक ने दूसरा नियम दिया। दूसरे नियम में उन्होंने कहा अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम, अभ्यास का नियम होता क्या? अंग्रेजी में कहते हैं प्रैक्टिस, लॉ, रूल्स, ये विभिन्न शब्द हैं जो अभ्यास के नियम का मुख्य द्वार खोलते हैं। अब अभ्यास का नियम वही होता है जिस कार्य को करने के लिए हम निरंतर प्रगतिशील होते हैं, निरंतर करते रहते हैं, उस कार्य में हम एक्सपर्ट हो जाते हैं। और जब एक्सपर्ट हो जाते हैं उस कार्य का जो है हम प्राइमरी लॉ बन जाते हैं, प्राइमरी लॉ के अंतर्गत आ जाते हैं, उस कार्य को करते हैं। जैसे विभिन्न अभ्यास को ले लीजिए, विभिन्न तथ्यों पर बात कीजिए। अभ्यास का नियम क्या है? जैसे देखा जाए, एक गाड़ी चलाने वाला प्रतिदिन गाड़ी चलाता है, एक मुर्गे काटने वाला प्रतिदिन मुर्गा काटा है। क्योंकि यदि एक ऐसे व्यक्ति को दे दिया जाए वही कार्य करने के लिए, तो मुर्गे काटने की जगह हाथ ही काट देगा, या सारे मटेरियल तत्व को, उसके शरीर में अवशिष्ट पदार्थों को एक साथ मिश्रित कर देगा। जिस तरह से एक ड्राइवर एक गाड़ी का संचालक होता है, यदि एक ऐसे व्यक्ति को दे दिया जाए चलाने के लिए, तो उस गाड़ी की क्षति हो सकती है या उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो अभ्यास यह कहता है, अभ्यास का नियम, कि निरंतर संतत चलने वाली प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, वह अभ्यास का नियम कहलाती है, अर्थात प्राइमरी लॉ कहलाती है, अर्थात सीखने के नियम के अंतर्गत आता है, जिसे हम अधिगम का रूप देते हैं। तीसरा पॉइंट आता है उपयोग। उपयोग क्या है? कुछ यह भी देखा जाता है कि मानव अपने लाइफ में जो भी कार्य करता है वह कार्य मनुष्य के उपयोगी होता है, मनुष्य के लक्ष्य युक्त होता है, मनुष्य के सिद्धार्थ युक्त होता है, मनुष्य के लाभार्थ हेतु होता है। ऐसे कार्य को निरंतर करते हैं, वह चूंकि उपयोगी है, उनके दैनिक जीवन में आने वाले हेल्पफुल हैं, इसलिए वह निरंतर उस कार्य को करते रहते हैं। ऐसे कार्य उपयोगी के नियम के अंतर्गत आते हैं। चौथा नियम उन्होंने दिया ईएल थॉर्नडाइक ने, अनुप्रयोग। अनुप्रयोग, अनुप्रयोग क्या होता है? मनुष्य अपने लाइफ में कुछ न कुछ करता रहता है, परंतु सीखता रहता है। जैसे बुरे काम, अच्छे काम, तत्परते के काम, फायदे के काम, घाटे के काम, मुनाफे के काम, ये सारे लाइफ में चलते रहते हैं। तो ऐसे काम में प्रश्न आता है
ईएल थॉर्नडाइक ने दिया अनुपयोग। उस कार्य को करने के लिए कुछ अतथ्य ऐसे आ जाते हैं, उस कार्य को हम नहीं करते हैं, अनुपयोग की श्रेणी में उसे रखते हैं। ऐसे कार्य जो है अनुपयोगी कहलाते हैं, अर्थात अनुपयोग के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से उपयोग और अनुपयोग ईएल थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम में इन्होंने स्पष्टीकरण किया कि मनुष्य पूरे लाइफ में, मानव जाति पूरे लाइफ में निरंतर कार्य करते हैं, परंतु जो सार्थक होता है उसे स्वीकार करता है, जो निरर्थक होता है उसे त्याग देता है। ऐसी प्रक्रियाएं आती हैं, ऐसी प्रक्रियाएं अनुपयोगी के अंतर्गत आती हैं। पांचवें पॉइंट आता है प्रभाव, कैपेसिटी। इस कैपेसिटी में प्रभाव जो आते हैं, किसी भी प्राइमरी लॉ में देखा गया, प्राइमरी लॉ में तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, उपयोग का नियम, अनुपयोग का नियम, प्रभाव का नियम। कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो प्रभावित होती हैं, जैसे ऋतुएं हमारी जो है 4 होती हैं, और 4 ऋतुएं जो है हमें जो है प्रभावित करती हैं। जैसे सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, अन्य ऐसे हैं ऋतुएं हैं, शरद है, जायद है, रबी है, खरीफ है, ये सारी चीजें हैं। और इस परिस्थितियों में, इन परिस्थितियों को जब हम क्रॉस करते हैं, अपने कार्य को सफल लगनशील में रहते हैं, तो यह कार्य हमारा प्रतिदिन होता रहता है। ऐसे कार्य को प्रभाव का नियम कहलाता है, प्रभाव के अंतर्गत आता है। और उस प्रभाव से हम डर कर यदि उस कार्य को छोड़ देते हैं तो वह असफल की श्रेणी में आते हैं। यदि उस प्रभाव से हम अग्री होते हैं तो प्रभाव से ऊपर जाते हैं। ऐसी प्रक्रियाओं को हम प्रभाव की श्रेष्ठता में लाते हैं। तो ईएल थॉर्नडाइक ने इस नियम को दिया कि प्रभाव का नियम किसी भी कार्य को करने के लिए किसी विशेष परिस्थिति में, जैसे जीवोम किसे कहते हैं, किसी निश्चित वातावरण के अंदर मनुष्य रहकर या प्राणी जाति कोई भी रहकर निस्दिन प्रकृति से संघर्ष करते हुए अपने आने वाली पीढ़ी का वृद्धि और विकास करता है, ऐसे को हम जीवोम कहते हैं। जैसे एक पशु 12 महीने में 12 कार्यकाल में 4 ऋतुओं को देखता है और उस ऋतुओं को सहन करता है, और सहन करते हुए अपना वृद्धि और विकास, अपने वंशज का विकास करता है। ऐसी प्रक्रियाएं जो है प्रभाव के अंतर्गत आती है, जिसमें वैज्ञानिक हेक्टो ने दिया था जीवोम। तो इस तरह यह प्रभाव का नियम सत्यापित होता है। अब सेकेंडरी लॉ होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं गौड़ नियम। गौड़ नियम के अंतर्गत आने वाले पॉइंट 1 है, जिसका नाम है बहु अनुक्रिया का नियम। बहु अनुक्रिया का नियम। बहु अनुक्रिया मनुष्य अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत आने वाले सीखने की प्रक्रियाओं में जीवन भर कुछ न कुछ क्रियाएं होती हैं, जिसमें बहु अनुक्रियाएं, जैसे विभिन्न प्रकार की कलाएं, जो विभिन्न प्रकार की कलाएं को अर्जित कर लेता है, बहु अनुक्रिया के अंतर्गत आता है। जैसे विभिन्न कार्य, देहात वर्ग में देख लीजिए, फावड़ा चलाना, कुदाल चलाना, खेत खनाई करना, घर द्वार मंडई की छवाई करना, ये कार्य बहुत से आते हैं। उसी तरह से शहरों में देखा जाए, मार्केटिंग करना, एक्सीलेंटिंग करना, असिस्टेंट का काम करना, ये विभिन्न कार्य आते हैं।
तो ये सारी प्रक्रियाएं जो विभिन्न प्रकार की अंकुरिया होती हैं, यानी बहु अंकुरिया का नियम यही सत्यापित करता है कि जिसमें विशेष प्रकार की बहुत से कलाएं अर्जित हो। जब विभिन्न प्रकार की कलाएं अर्जित होती हैं, ऐसे लोग जो है इस ग्रुप में आते हैं। इसके बाद देखिए अभ्यास 3 यूपी एवं सीटेट एग्जाम हेतु 2022, चैप्टर का नाम है अधिगम। अधिगम अधिगम होता क्या है? अधिगम प्रश्न आया है। अधिगम अधिगम किसे कहते हैं? किसी भी कार्य को सरलता पूर्वक सीखना, उसे अनुभव प्राप्त करना तथा तैयार होना अधिगम कहलाता है। अधिगम शब्द का मूल अर्थ होता है सीखना, लर्निंग, अंग्रेजी में हम कह सकते हैं लर्निंग। तो चैप्टर नंबर 2 में अधिगम शब्द जो आया है, अधि प्लस गम, अधि प्लस गम, अधिगम, यानी जो भी अनुभव, जो भी सीखने की प्रक्रियाएं होती हैं, प्रति मानव जाति जीवन भर कुछ न कुछ सीखता रहता है, जो शब्द संबोध करता है अधिगम कहलाता है। इसी में इनकी परिभाषाएं हैं। हम कैसे सत्यापित कर सकते हैं कि अधिगम क्या है, अधिगम की परिभाषा क्या है? इन परिभाषाओं के अंतर्गत देखा गया, यह एक व्यापक, सतत एवं जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम ऐसा शब्द है जो सतत, व्यापक, जीवन पर्यंत, निरंतर, जीवन भर चलने वाली यह प्रक्रिया है। इसमें अधिगम शब्द जो आया है, यह जीवन भर कुछ न कुछ व्यक्ति मानव जाति में सीखते रहते हैं, परखते रहते हैं। ऐसी प्रक्रिया को हम अधिगम कहते हैं। तो कह सकते हैं इनकी परिभाषा है, यह एक व्यवस्था, यह एक ऐसी व्यवस्था है जो सतत एवं व्यापक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक, राइट राइट। अनुरोध शर्मा, आशीष जी, आपका कमेंट आया कि अधिगम प्रक्रिया को विस्तृत रूप से बताइए। तो अधिगम प्रक्रिया यही है, यह एक व्यवस्था है जो सतत, निरंतर, जीवन भर व्यापक जीवन में चलती रहती है। ऐसी प्रक्रियाएं जो है सतत चलती है। रिंकू जी छत्तीसगढ़ से हैं कमेंट में, तो थैंक यू आपको वेरी मच। तो इस तरह से यह व्यापक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अब आइए हम एग्जाम्पल देखते हैं, इनके उदाहरण क्या है, कैसे हम इनको सत्यापित कर सकते हैं, कैसे हम इनको सत्यापित कर सकते हैं कि यह एक जीवन की प्रक्रिया है। जैसे में बालक, एक छोटा सा बालक
दीपक को पकड़ने की चेष्टा करता है और उस दीपक की चेष्टा